हाँ, तो अपना चल रहा था सभ्यता, राजस्थान की सभ्यताएं। उसमें अपन पढ़ेंगे आज सभ्यताओं के अंदर कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। सभी ध्यान से देखना, कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे। अब इसमें कालीबंगा, ये काली और बंगा, इसका अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शब्द अर्थ है, और बंगा, बंगा यानी कि चूड़िया, और काली का काली, तो क्या कहते हैं? काली चूड़िया। जहां से काली चूड़िया के साक्ष्य प्राप्त हुए उसे कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। इस प्रकार कालीबंगा सभ्यता हमारे कहाँ पर स्थित है, इस पर अगर दृष्टिपात किया जाए तो हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि कालीबंगा सभ्यता हमारे हनुमानगढ़ जिले से और गंगानगर जिले के क्षेत्र में प्राप्त हुई। तो हम उसको ऐसे भारत का नक्शा, ये टूटा फूटा इस तरह से समझ सकते हैं। ये भारत अच्छा नहीं आता है बनाना, हो ऐसे 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 ऐसे, और इधर से ये ऐसे लेके गए, ऐसे 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 ऐसे, ये भारत का नक्शा। और ये रहा अपना राजस्थान। अब ये राजस्थान के अंदर ये आ गया गंगानगर और ये आ गया हनुमानगढ़। अब कालीबंगा सभ्यता हमें कहाँ से प्राप्त हुई, मिली, खोज हुई थी? तो ये जो क्षेत्र है, ये इस गोरे के अंदर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अच्छे से देखिएगा, इस क्षेत्र के अंदर हमें प्राप्त मिली थी, जिस खोज की गई थी, ये इस तरह से, ये हो गया गंगानगर और ये हनुमानगढ़। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? योहदेय। क्या कहा जाता है? योहदेय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से हमें कालीबंगा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये योहदेय शब्द क्या है? तो ये योहदेय जो है वो यूनान से संबंधित है। योहदेय जो है वो यूनान से संबंधित है। अब होता क्या है कि योहदेय है क्या? तो ये योहदेय एक यूनान की जाति है। यूनान की जाति है जो युद्ध कला में निपुण थी, और युद्ध में इतनी निपुण थी कि वह आक्रमण में सबसे उच्च श्रेणी की मानी जाती थी। तो होता क्या है कि ये योहदेय सबसे पहले क्या सिंधु सभ्यता के आसपास के क्षेत्र में आए थे, तो इस हिसाब से यहाँ पर योहदेय क्षेत्र नाम दिया गया है इसको। अब कालीबंगा सभ्यता, अब ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसको मिटा देते हैं एक बार। और यहाँ पर बना देते हैं अपना छोटा सा प्यारा सा मिंडी जैसा राजस्थान, और यहाँ पर बना देते हैं अपने गंगानगर, और इधर बना देते हैं हनुमानगढ़, और ये आ गया योहदेय क्षेत्र। योहदेय क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, योहदेय क्षेत्र। गंगानगर के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ पर चीनी मिल है और गेहूं का कटोरा बोला जाता है इसको। हनुमानगढ़ के बारे में आप सभी जानते हैं। अपने अभी बिंदु है कालीबंगा सभ्यता, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। अब ये जो सभ्यता वो मिली हमें, दिशाओं का यदि बात की जाए तो ये अपनी पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो दिशा ज्ञान में यदि देखा जाए तो राजस्थान के उत्तरी भाग में, कहाँ? राजस्थान के उत्तरी भाग में
हमें कालीबंगा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो इस सभ्यता से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए वह किस तरह थे। एक तो नगरीकरण और दूसरे कौन से थे। एक तो नगरीकरण, दूसरा क्या था यहाँ पर, जल निकास प्रणाली। क्या था, जल निकास प्रणाली में निपुण थे ये लोग। जल निकास प्रणाली ये उत्कृष्ट नगरीकरण के उदाहरण थे यहाँ पर, और जल निकास प्रणाली की उत्कृष्ट नालियां बनाई गई थी इन लोगों के द्वारा। तो अपन सब जानते हैं जहाँ नगर होता है वहां पर नालियां तो बनानी ही पड़ती है। अब गांव में क्या होता है, गांव होता है ये गांव है, एक नदी इधर से जा रही है, एक पहाड़ इधर से है, तो वहां पर नगरीकरण और जल निकास प्रणालियों की संभावनाएं कम होती है। तो हमें ये याद रखना है, यह चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। नगरीकरण और जल निकास प्रणाली, ये दो यहाँ की मुख्य खोज हुई थी। अब खोजकर्ता के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में अपन एक दो लाइनों के बाद में बात करते हैं। अब जल निकास प्रणाली और नगरीकरण के पश्चात क्या आएगा, यहां से हमें कांसे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कांस्य अर्थात इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता यह भी एक अति इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगाकर अच्छे से याद कर लीजिए कि यह सभ्यता कांस्ययुगीन थी। इसी तरह से हम अगली जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की, उनके में भी देखेंगे तो युग के अनुसार उन सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता, इस प्रकार से सभी के अलग अलग नाम है। तो कालीबंगा सभ्यता का क्या है, कांस्ययुगीन। इसके बाद कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता की बात की जाए, कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता, तो खोजकर्ता, उत्खननकर्ता और वर्ष और कहाँ से इसकी, किस जगह से इसकी खोज हुई थी उसको देखेंगे। तो खोजकर्ता, उत्खननकर्ता के बारे में ट्रिक से समझेंगे हम। इसे ट्रिक नहीं कह सकते, एक दिमागी खेल समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उत्खननकर्ता और खोजकर्ता के नाम हम याद कर सकते हैं। तो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता के लिए आप सब जानते हो कि खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और उत्खननकर्ता कौन थे, बीबी लाल। बीबी लाल प्लस एक और नाम है बी के थापर। मेरे ख्याल से नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो यहां ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद यहां पर ऊपर लिख देते हैं, खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर। अब
इन नामों को याद करने का तरीका क्या है? तो तरीका ऐसे है, कालीबंगा सभ्यता, खोजकर्ता कौन? अमलानंद घोष, और उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर। याद कैसे करेंगे? अमला की बीबी ने बीके को थापड़ मारी, इस तरह से याद करना है इसको। शॉर्टकट याद करना है, अमला की बीबी ने बीके को थापड़ मारी। तो खोजकर्ता अपने अमलानंद घोष हो गए और उत्खननकर्ता कौन हो गए? बीबी लाल और बीके थापर। इसी तरह से खोज कब हुई? तो वर्ष क्या था? तो वर्ष कह सकते हैं 1952। अब कहां पर इसकी खोज कहां हुई? तो खोज स्थल तो हम सभी जानते हैं, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी सभ्यता जो होती है वह हमेशा नदियों के किनारे पाई जाती है, या फिर हमें प्राप्त हुई कहाँ? नदियों के किनारे। तो इस सभ्यता का भी किसी न किसी सभ्यता नदी से संबंध है, सीधा संबंध। तो वो नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। इसी को ही हम क्या कहते हैं? द्वसदती। संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वसद्वती नदी कहते हैं। ठीक है, ये द्वसदती। और इसी को ही क्या कहते हैं? घग्गर नदी। घग्गर नदी। तो कालीबंगा सभ्यता हमें कहाँ से मिली? सरस्वती नदी, जिसका प्राचीन नाम है द्वसदती नदी, और घग्गर नदी। ये सभी एक ही नदी के नाम हैं। किसके? एक ही नदी के नाम है ये। और वर्ष कौन सा है? 1952। अब अच्छे से ये बिंदु है, इनको याद करना है। खोजकर्ता, अमला की बीबी ने बीके को थापड़ मारी। वर्ष 1952। खोज स्थल घग्गर नदी, सरस्वती या द्वसदती नदी। इसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता को इतिहास में सभ्यताओं की थर्ड राजधानी कहा है। क्या कहा है? थर्ड राजधानी। कालीबंगा जो सभ्यता है उसको सभ्यताओं की तीसरी राजधानी कहा है। जैसे कालीबंगा की सभ्यता की तरह ही हमारे पास हड़प्पा सभ्यता, इस तरह की सभ्यताएं भी है। तो उन सभी सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा गया है। इसको हटा लेते हैं। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। तो हमें कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, इस सभ्यता की क्या विशेषताएं रही, और इस सभ्यता की प्रसिद्धि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो हमें इस सभ्यता से, किस सभ्यता से? इस कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुए? मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा। मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कालीबंगा सभ्यता से हमें सिर, अपना जो सिर है, हेड बोलते हैं जिसे, उससे हम यहाँ पर इस मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए। यानी कि ये है मानव का मस्तिष्क। ये रहा टेढ़ा मेढ़ा एलियन जैसा।
ये दो आंखें, ये नाक, ये मुंह। अरे वाह, ये तो गंजा है। तो गंजे का ही तो काम है अपना। तो क्या हमें प्राप्त हुए थे? मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले थे। तो क्या था यहाँ पर? तो इस मस्तिष्क में 6 छिद्र थे। कितने? 1 2 3 4 5 और 6। 6 छिद्र मिले थे। तो इन 6 छिद्रों के आधार पर खोजकर्ताओं ने, विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि कालीबंगा सभ्यता किसी न किसी रूप से शल्य चिकित्सा यानी कि सिर की चिकित्सा से संबंधित थी, और यहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, वो मस्तिष्क की चिकित्सा के बारे में अच्छे से जानते थे। तो एक तो ये बात हो गई कि प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि कालीबंगा सभ्यता से किस प्रकार की चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए, या फिर शल्य चिकित्सा के प्रमाणों में किस आधार पर कहा गया कि यह सभ्यता मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा से संबंधित थी। तो ये जो खोपड़ी मिली थी, खोपड़ी, यह किसकी खोपड़ी थी? बालक की खोपड़ी थी। तो इस बालक की खोपड़ी से 6 छिद्र प्राप्त हुए थे। सवादान में जब निकाला गया खोज करके, तो 6 छिद्र प्राप्त हुए थे। अब आगे क्या होता है देखिए। यहीं से ये देखिएगा, ये अपनी दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसी सभ्यता से अगले बिंदु में देखेंगे अपन, इसी सभ्यता से दक्षिण दिशा में देखिएगा, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। दक्षिण दिशा से हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सी सभ्यता है जहाँ की दक्षिण दिशा से हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुए। तो वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हमें कालीबंगा सभ्यता से ही जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए, यहाँ पर नजर नहीं आएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हुआ था? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। क्या मिले थे? जुते हुए खेत के प्रमाण। यानी कि यहाँ पर खेती की जाती थी। अब कालीबंगा सभ्यता तो है, और अपन ने सबसे पहले भी देखा था कि यह नगरीकरण और जल निकास प्रणाली में बहुत अच्छी सभ्यता थी। किंतु यहाँ से हमें क्या भी मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। अब इन जुते हुए खेत हैं, तो स्वाभाविक सा है कि यहाँ पर खेती होती थी। तो वो खेती किस प्रकार की होती थी, तो क्या क्या बोया जाता था, इससे संबंधित यहाँ देखेंगे। तो जुते हुए खेत के प्रमाणों में हमें क्या क्या मिला था? गेहूं और जौ। गेहूं प्लस जौ। इसी के साथ क्या मिला था? चना और सरसों। यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे इसको, गेहूं और जौ एक साथ, गेहूं जौ एक साथ, और यहाँ पर चना और सरसों, चना और सरसों। ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी हो सके उतने इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पहले भी कई एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना भी है। तो जुते हुए खेत के प्रमाण के जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हमें, और उन खेतों में गेहूं, जौ प्लस चना और सरसों, इनका उत्पादन किया जाता था, यानी कि इन्हें बोया जाता था। अब हमें यह पता लगाना है कि गेहूं, जौ, चना, सरसों ये किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये फसलें जो हैं वो रबी की फसलें हैं। अब फसलों के बारे में जब भी अपने समय मिलेगा तो उसमें जब कृषि वाला बिंदु पढ़ेंगे, कृषि, उसके अंदर रबी और खरीफ की फसलों की चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ कालीबंगा सभ्यता के दृष्टिकोण से हमको देखना है कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो गेहूं और जौ, चना और सरसों। अब इस आधार पर कहा गया कि जो कालीबंगा सभ्यता थी वह किस प्रकार की थी, तो धान्य कटक, बहुधान्य कटक, यानी कि एक से अधिक बीजों को बोया जाता था, या फिर एक से अधिक कृषि की जाती थी, यानी कि एक ही समय में दो दो फसलों का उत्पादन यहाँ पर होता था। तो इसलिए क्या कहा गया इस सभ्यता को, बहुधान्य कटक, या फिर बहुधान्यवादात्मक बहुधान्यवादात्मक सभ्यता कहा गया। तो ऐसे परीक्षा में पूछ सकता है प्रश्न, एग्जामिनर पूछ सकता है कि वह सभ्यता कौन सी है जिसे बहुधान्य कटक सभ्यता कहा गया है। तो कौन सी है अपनी कालीबंगा सभ्यता। अब आगे क्या होता है देखिए, यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है, अपन ने बहुत सारी चीज देख ली। जुते हुए खेत के प्रमाण, ये गेहूं का जो है ये कॉम्बिनेशन, ये अच्छे से ध्यान रखना है। गेहूं जो प्लस चना और सरसों। तो पूछ सकता है कि वहाँ कौन सी सभ्यता है जहाँ पर चना और सरसों के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कालीबंगा सभ्यता, इस तरह से इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, तो जुते हुए खेत हैं तो स्वाभाविक सा है कि वहां पर क्या होंगे, बैल भी होंगे, पशु भी होंगे। तो यहीं से हमें पशुपालन पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। अब यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, नीचे नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार यहाँ से लकड़ी के हल। अब क्या है, खेती होती थी तो हल भी होगा वहां पर। हल समझते हैं ना, ये इस तरह का हल, और यहाँ से ऐसे ये हल, यहाँ पर दो बैल होते थे जिनको बांधा जाता है, ये हल इस प्रकार का। तो हल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें। इसी तरह यहाँ से हमें तांबे के बैल की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, क्योंकि यहाँ पर हल किससे जोता जाता था, बैलों के माध्यम से। तो यहीं से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तांबे तांबे से बनी हल की तांबे से बनी बैल की प्रतिमा मिली है। जब उत्खनन किया गया तो
तांबे से बनी बैल की प्रतिमा भी मिली है यहाँ से। इसी प्रकार आगे देखा जाए, इसी प्रकार आगे देखा जाए तो कालीबंगा से हमें ऊंट व कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? ऊंट प्लस कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या क्या? कालीबंगा से ऊंट और कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि पशुपालन में कुत्ते भी सहायक हैं, ऊंट भी आवश्यक हैं, बैल भी हैं। तो इसीलिए इसको क्या बहुधान्य कटक भी कहा गया है, क्योंकि पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर अन्य कार्य भी किए जाते थे। अब होता क्या है आगे,